क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 23 और 22 जनवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के और मतलब संडे के और सैटरडे के दोनों के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये सारे। ठीक, तो चलिए इनको विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से, सोमनाथ टेम्पल। ठीक, सोमनाथ टेम्पल में अभी प्रधानमंत्री जी ने जो है नया सर्किट हाउस जो है बनाया है। इससे पहले वाला सर्किट हाउस जो था काफ़ी दूर था, इसलिए नया बनाया गया और काफ़ी इसमें जो है सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। ठीक, सोमनाथ टेम्पल जो है ये प्रभास पाटन वेरावल गुजरात में है और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है ये। ठीक, पवित्र तीर्थ स्थल है और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें पहला जो है ज्योतिर्लिंग आपका ये सोमनाथ टेम्पल को ही माना जाता है। कई बार इसको बनाया गया, कई बार इसको तोड़ दिया गया मुस्लिम इन्वेडर्स और रूलर्स के द्वारा। ठीक, इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद से आपका जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने इसको फिर से इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। ठीक है, और जो अभी रिकंस्ट्रक्शन इसका हुआ वो हुआ है मारू गुर्जर स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के। ठीक, तो जो मंदिर शिलापत्य है उसमें मारू आपका गुर्जर स्टाइल, ये याद रखना, इसका जो है टेम्पल आर्किटेक्चर इससे संबंधित है। ठीक, और जो सोमनाथ टेम्पल का को मैनेज करता है वो है श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, जिसके कि चेयरमैन हमारे प्रेजेंटली अभी प्रधानमंत्री जी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शिलापत्य आर्किटेक्चर इसकी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित। देखिए, आईएएस ऑफिसर्स और उनकी सेंट्रल पोस्टिंग, ये एक्चुअली इसमें जो रूल्स हैं आईएएस कैडर रूल्स, और कौन से एक्ट के अंतर्गत, ये आपका आईएएस कैडर रूल्स 1954 जो है उसमें कई सारे जो आईएएस होते हैं 4.5 4 5 6 हज़ार, तो उसके उनमें से कई लोग को सेंट्रल डेपुटेशन पर रखा जाता है। ठीक है ना, यानी कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति इसे कहते हैं हिंदी में। उसमें सेंट्रल जो है उसमें डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं या फिर सेंट्रल कोई कंपनियां हैं उसमें भी हो सकते हैं। तो स्टेट से उनका कैडर हटता है और फिर वो केंद्र प्रतिनियुक्ति पे आ जाते हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए। अमेंडमेंट करने का कारण ये था, पीछे आपका जो वेस्ट बंगाल है और भारतीय केंद्र गवर्नमेंट जो है, तो उसके बीच में काफ़ी टसल हो गया था। केंद्र गवर्नमेंट जो है चाह रही थी एक जो है एक आईएएस कैडर के, और जो है उनको मतलब सेंट्रल उस पर लाने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। तो उस चक्कर में यहाँ पे चेंजेस किए गए। सिंपल से चेंज जो किया गया वो किस रूल में किया गया है, आईएएस कैडर रूल 1954 रूल 6 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। ठीक, और इसमें ये कहा जाता है कि जब भी कभी मान लीजिए कोई भी कैडर ऑफिसर, मान लीजिए यूपी कैडर का कोई ऑफिसर है, तो उसको जो है आपका केंद्रीय डेपुटेशन पे प्रतिनियुक्ति पे लाया जा सकता है। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो भी जहाँ से आ रहा है, मान लीजिए इस केस में यूपी का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंकरेंस होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। अगर इन केस कोई असहमति हो जाती है दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो जो बात केंद्र गवर्नमेंट कहेगी वहीं स्टेट गवर्नमेंट को माननी होगी। ऐसा जो है इस रूल में कहा गया है। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और द स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो इस डिसीजन को मानेगी। ठीक, तो वहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ सेंट्रल डेपुटेशन पे आ सकते हैं आप, और कोई इनकॉर्पोरेटेड या कंपनी हो, एसोसिएशन हो, संघ आपका बॉडी हो, तो उसका भी सेंट्रल डेपुटेशन में माना जाता है। 1 जनवरी 2021 में देखा जाए तो 5200 आईएएस ऑफिसर हैं पूरे देश में, जिसमें से 458 तो केंद्रीय डेपुटेशन या फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज जनरल स्टडीज पेपर 3 ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल से इधर काफ़ी टाइम से न्यूज़ आ रही है लगातार, और जैसे फिलीपींस को पहला एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इंडोनेशिया शायद आगे हो जाएगा।
ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक यानी साउंड से तेज स्पीड से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, यानी कि सतह से जो है पैरेलल चलती है। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती तो वैसे आती। ठीक, इसकी जो है कुछ कैपेसिटी बढ़ा दी गई और उसका सफल जो है भी टेस्ट फायरिंग हुई उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ से। ठीक, 20 जनवरी को ये लॉन्च जो है किसने, ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडिया की तरफ से DRDO और आपका रशिया की तरफ से जो है एक कंपनी है, उसके दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर है। ठीक, और यहाँ पर ये कंडक्ट किया उन्होंने टेस्ट, और इसमें और ज़्यादा जो है स्वदेशी टेक्नोलॉजी डाली गई है। मॉडिफाइड ऑप्टिमल ट्रेजेक्ट्री भी इसमें जो है डाल दी गई है, जिससे कि इसकी दक्षता और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज़ है। और जॉइंट वेंचर है DRDO और NPOM रशिया का। ठीक, इसकी घातकता जो है सी और लैंड पे बहुत अच्छी है, और हम जो है इसको इंडक्ट भी कर चुके हैं आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। ठीक, सिंपल से जो चीज़ मैंने बताई सब इसको याद रखिए, ब्रह्मोस से क्वेश्चन पूछा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो है आई लैब। ठीक है ना, आई लैब क्या है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक वैन लॉन्च करी एक तरीके से। देखो ये है ट्रक। ठीक, एक ट्रक लॉन्च है किया है जिसमें कि लैब है। लैब क्या है, रैपिड रेस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी है ये। ठीक, कहीं भी जाके कर सकती है, उत्तर पूर्वी भारत में और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज़ में जाएगा और वहाँ जाके RT-PCR यानी कि कोविड से संबंधित टेस्टिंग करेगा, या फिर एलिसा टेस्ट करेगा। एलिसा टेस्ट आपको पता होगा, प्रिलिमिनरी TB से संबंधित टेस्ट भी, और इसके अलावा बाद में कोविड के बाद में ये HIV TB इन सब के भी टेस्ट किया करेगा। तो ये जो है इस तरीके की पहली जो है मोबाइल कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी चालू करी गई है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अभी इसको मिजोरम से स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये इस लैब को सपोर्ट किया था बनाने में आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक, और ये बायो सेफ्टी फैसिलिटी है, एलिसा टेस्ट करेगी, आगे आके TB HIV भी टेस्ट किया करेगी। और जितेंद्र सिंह जी ने एक्नॉलेज किया एफर्ट AMTZ का, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन का टीम, इस AMTZ टीम को इन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया, एक्नॉलेज किया कि भाई साहब इन्होंने ये बहुत ही यूनिक इनोवेटिव और फैसिलिटी तैयार की है अपने टायरलेस, अथक, समर्पित और प्रतिबद्ध प्रयासों से। ठीक, वेरी नाइस। याद रखिएगा, मिजोरम से चालू हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है चालू किया गया आई लैब। आई लैब क्या है, ऐसे आप अब आंसर निकाल लोगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है, एग्री न्यूट्री गार्डन्स। अब देखिए, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको पहले आजीविका मिशन भी बोलते थे, अब इसका नाम DAYNRLM है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर स्वयं सहायता समूह जो है बनाया था, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण और ये सब बढ़ाया जा रहा है। तो इसी में इन्होंने क्या है कि 10 से 17 जनवरी को एग्री न्यूट्री गार्डन वीक बनाया। ये ध्यान रखना, एग्री न्यूट्री गार्डन वीक। अब क्या है कि इस वीक, इस हफ्ते के अंतर्गत इन्होंने जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करी और कई जगह एग्री न्यूट्री गार्डन्स, कई जो भी रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं, वहाँ पे एग्री न्यूट्री गार्डन्स बनाए। मतलब किसी एक घर में जो है आपका तुरंत उस घर के जो है जो भी आंगन है, ठीक है, उस आंगन में आपने कुछ जगह पे एग्री न्यूट्री गार्डन बना दिया, जिसमें कि पोषण वाले जो है फल सब्जी ये सब उगाए जाएंगे, जिससे कि भारत में जो है माल नरिशमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सके रूरल एरियाज़ में। उसके लिए ये DAYNRLM ने ये जो है कोशिश चालू करी है। बहुत ही अच्छा है और मिशन का एजेंडा वही है कि एग्री न्यूट्रिएंट गार्डन बनाया जाए पुअर हाउस होल्ड में, और एक्सेस प्रोडक्शन अगर कुछ होता है तो उससे उसको वो बेच भी सकते हैं, इससे इनकम जनरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा है, गुड प्रोग्राम। और इसमें रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री जो हमारे चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, रूरल इंडिया जो है काफ़ी फले फूले, 78 लाख एग्री न्यूट्री गार्डन्स को की तरफ जो है इनका रुझान है। फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, पोषण जो सुरक्षा है वो भी इंश्योर हो सके। लक्ष्य जो था वो 7500 का था, जो अभी ये वीक हुआ है, हफ्ता हुआ है, लेकिन 76,000 कर दिया, मतलब बहुत ही खतरनाक। ठीक, और ये मतलब वही न्यूट्रिशनल
अवेयरनेस, जागरूकता, शिक्षा, बिहेवियरल चेंज रूरल एरियाज़ में बढ़ावा दे और माल न्यूट्रिशन इम्प्लीमेंट करें, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर। ठीक, तो देखिए जैसे कि इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। वेरी नाइस इनिशिएटिव, गुड फॉर अवर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका के बीच में अभी क्या हुआ है कि एक सहयोग चलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। ठीक, तो इसको 3 साल के लिए उन्होंने और इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक, और अभी 20 जनवरी को जो है इसकी फिफ्थ जॉइंट कमेटी थी, तो उस पर उन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया और कहा है कि कुछ फोकस एरियाज हम बढ़ाएंगे, जैसे कि वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजीज। ठीक, तो आपका अपशिष्ट पानी जल जो है टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि सतत कृषि, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन एरियाज़ को भी बढ़ाएंगे और कई सारी अपॉर्चुनिटी है द्विपक्षीय सहयोग के लिए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया कई सारे फेलोशिप प्रोवाइड करता है श्रीलंका में, जैसे इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेलोशिप EITEC, एंड बोथ द कंट्रीज कैन वर्क थ्रू ए नंबर ऑफ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी अभी हमने इंडिया श्रीलंका के बीच में करी थी। मैपिंग आप लोग के लिए होमवर्क है, इंडिया श्रीलंका के बीच में करिए। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखिए यहाँ पर रूरल एरिया में डेवलपमेंट प्लान को फॉर्मुलेट करना, जो विकास जो योजना है उसको बनाना और फिर उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस अभी निकाली गई हैं। ठीक, कौन सा एरिया है? रूरल एरियाज। तो मिनिस्टर कौन से आएंगे यहाँ पर? जो है रूरल एरियाज वाले आने चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज़ की गाइडलाइंस को जो है रिलीज़ किया उन्होंने, रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक, पंचायती राज रूरल एरिया से था तो पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया। ठीक, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना। नई गाइडलाइन जो है 2021 की हैं। ये हर विलेज को उसके अलग जो फीचर्स हैं, मान लीजिए उसकी टाइपोलॉजी क्या है, उसकी जनसंख्या, उसका जो है कृषि जलवायु क्षेत्र, कोई हिल एरियाज़ में है, डिजास्टर कैसे आते हैं, अर्बन पेरी अर्बन एरियाज़ में तो नहीं है, या फिर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के पास तो नहीं है, या फिर रेजिलियंस स्ट्रेटजी। तो इन सब के अनुसार जो है वहाँ का विकास योजना को फॉर्मुलेट और कार्यान्वित किया जाएगा। एक शू डज नॉट फिट ऑल वाली स्ट्रेटजी नहीं होगी कि एक विलेज के हिसाब से बना दी योजना, वो हर तरह के विलेज पे चले, ऐसा नहीं। तो गाइडलाइन काफ़ी डाइवर्स है और इसमें काफ़ी जो हमारी विविधता है जो विलेज के परिप्रेक्ष्य में, वो उसको भी ध्यान में रखा गया है। सिंपल चीज़ है, डिफरेंट लैंड यूज़ है और डिफरेंट एरियाज़ हैं तो उनको डिफरेंटली किया जाएगा। विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम भी चलेगी, कोलैबोरेटिव प्लानिंग होगी इसमें। ठीक, और इन्वायरमेंटल बेनिफिट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को भी ध्यान रखा जाएगा। 15वीं जो केंद्रीय फाइनेंस कमीशन है और कई सारे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उनको भी लिंक कर दिया जाएगा। ई गवर्नेंस चलाया जाएगा, स्पेशियल यानी कि स्पेस यानी कि जगह के हिसाब से डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए इंटीग्रेट किया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट विद जो है आपका रूरबन क्लस्टर्स। रूरबन क्लस्टर मैंने आप लोग बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जिसमें कि अर्बन एरियाज़ की फैसिलिटीज़ को रूरल एरियाज़ में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना मैंने आप लोग बताई थी, जो भी लैंड ओनिंग कम्युनिटी है उसको जो है वहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक, तो स्वामित्व एंड अदर इंस्टीट्यूट्स फॉर आबादी एरिया लिंकिंग लैंड रिकॉर्ड्स। तो मतलब लैंड जो है जिसकी है उसके नाम पे रख दिया जाएगा और अच्छी तरीके, ताकि बेनामी ट्रांजैक्शन खत्म किया जा सके। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, कमेंट करके बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखिए ब्रेंट क्रूड, ठीक, ऑयल। अब देखो कच्चा तेल जो होता है उसको ब्रेंट क्रूड क्यों बोलते हैं? देखिए ब्रेंट एक जगह है। मैंने आप लोगों को कई बार जो है मैपिंग में जब कराता हूँ तो आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्थ जैसे यूरोप है तो इसका उत्तर पश्चिमी एरिया जो है, ठीक, वहाँ पे नॉर्थ सी है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ सी, अभी मैंने कुछ दिन पहले दिखाया भी था जब मैं डेनमार्क बता रहा था, कल या परसों बता रहा था। तो नॉर्थ सी के आसपास जो है आपका
वहाँ पे एक ब्रेंट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कच्चे तेल को जो है फिजिकली एंड फाइनेंशियली ट्रेड किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ट्रेड किया जाता है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स एक तरीके का जो है कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है और डेरिवेटिव होता है जिसकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है ये कच्चे ऑयल के थ्रू। तो वो एरिया जो जगह है वो ब्रेंट कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ब्रेंट ऑयल बोल दिया जाता है। ये तो हमने पहले समझ लिया। अब 2014 से देखा जाए तो इस समय जो कच्चा तेल है सबसे ज़्यादा पर बैरल सबसे ज़्यादा लेवल पर पहुंच गया है, जो कि है आपका $88.3 पर बैरल, ठीक। और ये 1 दिसंबर से जो है 27% ज़्यादा है। तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, सीधी सी बात है। क्यों बढ़ रहा है भाई साहब? क्योंकि कई सारे जियोपॉलिटिकल जो है गहमा गहमी चल रही है और सप्लाई साइड जो है वो तेल जो है वहाँ से, क्योंकि भाई जो भी जहाँ भी जियोपॉलिटिकली गहमा गहमी चल रही है वो एरियाज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं यानी कि सप्लाई करते हैं। सप्लाई में अगर कुछ जो है ऊंच नीच हुई, मतलब कि सप्लाई आना कम हुई, तो डिमांड तो भाई साहब उतनी ही है। दुनिया में खा पी तो उतने ही रहे लोग, गाड़ी उतनी चला रहे हैं। तो उस केस में क्या है, सप्लाई कम डिमांड फिर उतनी ही रहेगी, तब भी वो ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई के अनुपात में, तो पैसे बढ़ेंगे। तो क्यों भैया जियोपॉलिटिकल क्या चीज़ें चल रही हैं? येमन हूतीस, मैंने आप लोग कल बताया था, पढ़ाया था कि अबू धाबी पे उन्होंने जो है उसके और फ्यूल टैंक्स ट्रक्स पे जो है कुछ हमला कर दिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में, रशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, बताइए फर्स्ट कौन सा है? तो उसके जो है यूक्रेन के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं। इराक और ईरान की पाइपलाइन में जो है कुछ बंदी आ गई है। तो और जो भी ओमिक्रॉन की वजह से जो है कई ऑयल की डिमांड जो है बढ़ी है, लेकिन जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, कंट्रीज़ हैं, वो उस जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से अपनी सप्लाइंग नहीं बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो ना? डिमांड हो गई है 100, पहले मान लीजिए वो 5 था तो अभी भी 10 पे ही हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि इससे मैच करें, क्योंकि इससे मैच कर जाएंगे तो सब जो है ऑयल के पैसे कम हो जाएंगे, ठीक। ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुअली कर रहे हैं, नॉट इन इन रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन द डिमांड, ठीक। और ब्रेंट क्रूड क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित ई व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, इसको एनवायरनमेंट से भी जोड़ सकते हो आप। अब देखो TCIL एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसने पहला ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया, उनके सपोर्ट के साथ में इसने लॉन्च किया TCIL ने, ठीक। और ये जो है आपका साउथ एक्स पे कब हुआ? साउथ एक्स पार्ट 1 20 जनवरी को किया गया। अब ई व्हीकल इसी तरीके से 65 और ई चार्जिंग स्टेशन ये बनाएगा अगले 4 महीनों में साउथ दिल्ली की एरिया में, और हर चार्जिंग स्टेशन पे 6 या तो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर एक समय में चार्ज कर सकेंगे, ठीक। और जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर CCTV सर्विलांस, वाईफाई, कॉमन पब्लिक और 6 किलोवाट का जो है सोलर पैनल भी लगाया जाएगा। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जब बनाओगे तो लोग ई व्हीकल भी खरीदेंगे यार, जैसे कि पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, लोग जाके पेट्रोल भराते हैं, चलते आते हैं। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोग को लगेगा कि भैया चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी लोग लेने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं और इससे प्रदूषण भी कम होगा, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जस्टिस क्लॉक। देखो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है, ठीक है ना, ई वही इलेक्ट्रॉनिक संबंधित, उसके चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने दो डिजिटल सर्विसेज जो है गुजरात हाई कोर्ट के लिए लॉन्च करी। एक तो जस्टिस क्लॉक इस तरीके की है कि यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ड्यूरेशन लास्ट वीक और लास्ट मंथ में, इंस्टीट्यूशन या डिस्पोजल, मान लीजिए 2200 आए तो उन्होंने 1100 निपटा दिए, 1104, तो क्लियरेंस रेट कितना हुआ 50% का। तो ये दिखेगा, ठीक है ना, ये दिखेगा, वर्चुअली भी दिखेगा गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी, और वैसे भी इन्होंने बहुत तगड़ा जस्टिस क्लॉक ये लगाई है LED 7 फीट 10 फीट 7 बाई 10 फीट की है ये, और ये 17 फीट ऊंचाई पे रहेगा ग्राउंड से। गुजरात हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में लगाया, गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी आप जाके ये देख सकते हैं जस्टिस क्लॉक। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है कोर्ट फी को भी, ये डिजिटल सर्विस भी चालू करी, ठीक। अच्छा, जो जस्टिस क्लॉक है
उसका इंटरफेस किसने डिज़ाइन किया है, और ये किया है आपका डेवलप किया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के द्वारा, रियल टाइम में आएगा ये, ठीक। और ई कोर्ट वाली जो फीस वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन ई कोर्ट फी सिस्टम ऑलरेडी था वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट में, ठीक, लेकिन पायलट बेसिस पे था। अब ये हर सारे डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट में लगा दिया गया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, ठीक है ना, जुडिशियल स्टाम्प का पेमेंट है, जो भी पेमेंट होगा सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा और पीडीएफ रिसिप्ट मिल जाएगी। और ये पेमेंट प्लेटफॉर्म स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मतलब इसको देख रेख कर रहा है। पीडीएफ जो दी जाएगी, जो रिसिप्ट होगी, फ़ी आपने दे दी उसकी, उसको फिर वेरीफाई किया जाएगा डिजिटल केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, और फिर लॉग्ड एज कंज्यूम्ड करके फिर आपको जो है जो भी स्टाम्प लगवाए आपका, मतलब सारे पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएंगे। जस्टिस क्लॉक कहाँ पे लगाई गई है? गुजरात हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखना। अगला जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो हमारा टॉपिक है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अब देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक ऐसी जो है लेंडिंग होती है आरबीआई के द्वारा, जिसको जो है प्राथमिकता दी जाती है, एक लिस्ट होती है। ये मैंने अभी पीछे आप लोग करंट अफेयर में पढ़ाया भी था, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके हमने पढ़ाया था, जिसमें एजुकेशन था और रिन्यूएबल एनर्जी था, कई सारी चीज़ें थी। तो उसमें अब ये कोशिश कर रहे हैं नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट कि भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया में, इसको बढ़ाने के लिए जो लोन मान लीजिए कोई ले रहा है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत ला दिया जाएगा। तो इसके उसमें होता क्या है कि सरकारी बैंक और फॉरेनर जो प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, उनको कुछ एक लक्ष्य दिया जाता है कि आप मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं लोन पे, तो उसमें से आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो भी कैटेगरीज हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनमें 40% या 30% आपको वहाँ उन क्षेत्रों में लैंडिंग करनी ही करनी है। 100 के 100 जो है किसी एक ही क्षेत्र में करते हैं तो वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक। तो उसमें ये रॉकी माउंटेन और आपका नीति आयोग कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों को भी लेके आओ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत। सिर्फ ये चीज़ बोली गई है और फिर आगे इसको बता दिया है कि 40,000 करोड़ रुपए तक आगे फाइनेंसिंग हो सकती है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लाओ, बढ़ावा मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही वही होगा कि भैया वित्तीय जो है पहुंच लोगों की बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। और 5 पैरामीटर पे आप देख सकते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को दिया जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक पोटेंशियल है, काफ़ी लाइवलीहुड जनरेशन होगा, आजीविका बढ़ेगी, स्केलेबिलिटी है, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी, स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस है, ठीक। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, 3 व्हीलर और कमर्शियल 4 व्हीलर जो है इन सेगमेंट में को हमें बढ़ावा देना चाहिए पीएसएल के अंतर्गत, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित बॉट लैब डायनेमिक। अब देखो, बॉट लैब डायनेमिक जो है वो मिनिस्टर जो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनके इसी वो मतलब डिपार्टमेंट जो आता है, डिपार्टमेंट दो जिसे मैं बोलता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड आता है, ठीक। इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, देखो पहले फिर से समझा देता हूँ, मोस्ट यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या आया, दोस्त यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत एक बोर्ड आता है टीडीबी यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। इसने एक स्टार्टअप को जो है सपोर्ट किया जिसका नाम है बॉट लैब डायनेमिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। तो इसको जो है बॉट लैब डायनेमिक प्राइवेट लिमिटेड क्या करने वाला है कि अभी 29 जनवरी को जब रिट्रीट सेरेमनी होगी आफ्टर द रिपब्लिक डे, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, तो उसमें ये 1000 ड्रोन को का लाइट शो करेगा। इसी तरीके की लाइट शो अभी लखनऊ में भी कराया गया था, लेकिन इतना बड़ा लेवल पे नहीं था भाई साहब। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में 1000 ड्रोन लाइट शो करेगा, ठीक। 29 जनवरी को कौन? बॉट लैब डायनेमिक प्राइवेट लिमिटेड। कौन सपोर्ट कर रहा है? ऐसा चाहिए, मैंने 2-3 बार बता दी। और ऐसा करने वाला मतलब 1000 ड्रोन से ज़्यादा तक मतलब करने वाला ये भारत चौथा देश बन जाएगा आफ्टर चाइना, रशिया और यूके। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बॉट लैब जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में मिलकर ड्रोन शो करेगा 75वें जो इंडिपेंडेंस है हमारा, उसके मतलब कॉमेमोरेट करते हुए, ठीक। 10 मिनट का लंबा का ये होगा। 75 साल में जो हमारे अचीवमेंट हैं उनको सबको दिखाएगा। और ये देखिए इस तरीके से होता है ये, ठीक। ये ड्रोन है और ये देखिए इसमें लाइट है, जलते हैं, ऊपर जाके फॉर्मेशन बनाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। मैंने देखा है ये लखनऊ वाला, यूट्यूब पे मतलब देखा था मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ है।
और स्वदेशी रूप से बना है। सारे कंपोनेंट चाहे हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो सब कुछ हमारे यहाँ ही बने हैं। फ्लाइट कंट्रोलर जो कि ब्रेन होता है ड्रोन का, प्रिसीजन जीपीएस भाई साहब इसमें लगता है, मोटर कंट्रोलर होना चाहिए, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए एल्गोरिथम के। तो इसमें कई सारे, जैसे दिवाली टाइम पे शायद हुआ तो दिया बना देते थे, कभी कभी मैंने देखा तो कभी दिया बना दे रहे हैं, कभी फ्लैग बना दे रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ड्रोन के जरिए ही, तो ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी। बॉट लैब डायनेमिक प्राइवेट लिमिटेड, नाम याद रखिएगा। ठीक, ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित। देखिए, बेहतर ए हुकूमत कश्मीर एलामिया। ठीक, जो हमारे गृह और सहकारिता मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो है पहला ऐसा यूनियन टेरेटरी है जहां पर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है आपका लॉन्च करना है। ठीक है, लॉन्च कर दिया 22 जनवरी को। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहला ऐसा कौन सा यूनियन टेरेटरी या फिर केंद्रीय शासित क्षेत्र है जहां पर जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च कर दिया गया है, आपका सुशासन सूचकांक को लॉन्च कर दिया गया है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना। ठीक, तो 20 डिस्ट्रिक्ट का इन्होंने यहाँ पर अभी रिलीज कर दी। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो फंक्शन था जहाँ पे इन्होंने रिलीज किया ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था जॉइंटली DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, और इन दोनों का एसोसिएशन जो था वो था सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहाँ पे? हैदराबाद। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहाँ पे? हैदराबाद, याद रखना। ठीक, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपका जो इंडेक्स है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये प्रिपेयर किया गया है DARPG और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ में। इसका अनाउंसमेंट जो है किया गया था 2 जुलाई 2021 को बेहतर है हुकूमत कश्मीर एलामिया में। वहाँ पर क्या हो रही थी? रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हेल्ड एट श्रीलंका। ठीक, ऐसा करने वाला पहला यूनियन टेरेटरी हो गया जहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। और इस ओकेज़न पर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से संबंधित, जिसको कि बनाया था सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भैया सोलर रूफटॉप स्कीम। और आप लोग को पता है कि सौर ऊर्जा जो है उसको जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, हमारा लक्ष्य क्या हो गया? अब 500 गीगावाट हमें बनाना है अक्षय ऊर्जा के थ्रू 2030 तक। ठीक, याद रहेगा। तो इसमें एक कंपोनेंट जो है वो है सोलर, जो सौर ऊर्जा, उसमें भी एक कंपोनेंट है रूफ टॉप स्कीम। इसमें क्या होता है भाई साहब कि जो आपका घर है, ठीक, जो आपका घर है उस घर में की रूफ पे आप जो है सोलर वोल्टाइक वाले वो पैनल लगा लो। ठीक, और अपने घर का जो है बल्ब आप अपना चलाओ। ठीक है ना, फैन चलाओ, जो भी चलाना सब चलाओ। और मान लीजिए आपने 100 यूनिट बनाया, आपने जो है अपना यूज़ किया 80 यूनिट, तो 20 यूनिट जो बन गए आप उसको नेट मीटरिंग, मतलब नेट हो गया ना, 100 था, 100 में से टोटल था, 100 में से 80 निकल गया, 20, तो ये नेट जो निकला इसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। इसको जो है आपको आपके सोलर पैनल को ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा, बिजली के तार जो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस 20 यूनिट को बेच भी सकते हो और इनकम भी कमा सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग जिस कैपेसिटी का ये सोलर जो है पूरा पैनल लगवाते हो, उस पे जो है सरकार आपको कुछ अनुदान सब्सिडी भी देती है। जैसे 3 किलोवाट तक का लगा रहे हो तो आपको जो है 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। और उसके बाद 3 किलोवाट के बाद जितना भी ऊपर लगाओगे 10 किलोवाट तक, उसके लिए आपको जो है 20% सब्सिडी और दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए 3 के बाद आपने 4 लगाया तो 1 किलोवाट जो एक्स्ट्रा आपने 3 के ऊपर लगा, तो इस पर 20% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से और मिलेगी। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी आ रही हैं। अभी जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, रूफटॉप स्कीम के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा जो है लोगों को आसानी समझ में आ सके। कई बार ये होता था कि रूफटॉप को इंस्टॉल करने के लिए कुछ एक लिस्टेड वेंडर्स होते थे, उन्हीं से लगवाना होता था, तो काफ़ी करप्शन होता था, वो लोग आते भी नहीं थे। तो अब ऐसा नहीं है, जो भी है बंदा वो अपना रूफटॉप इंस्टॉल खुद से करवा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन करा लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज होती हैं उनको आप लोग दिखा सकते हो, बता सकते हो कि भाई साहब ने लगवा लिया है, तो फिर जो है वो लोग आपको ग्रिड से जोड़ देंगे। 15 दिन के अंतर्गत आपकी नेट मीटरिंग चालू कर देंगे और 1 महीने के अंतर्गत
आप लोग को जो है ये अनुदान और सब्सिडी भी मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोग बताया। एक साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि सोलर पैनल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो डीसी करंट बनता है। कई बार मैंने देखा इंजीनियरिंग के छात्र जो जाते हैं आपके इंटरव्यू में, और इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन जो पूछते हैं, भैया बताओ सोलर एनर्जी से जो बिजली बनती है वो कैसी बनती है, तो डीसी करंट वाली बनती है। फिर उसको कन्वर्ट इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है एसी में, ठीक, एसी अल्टरनेटिव करंट में किया जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में यूज़ कर लो जितना भी है। चौथा जो आपके एक्स्ट्रा है वो ग्रिड को कर दो, ठीक, नेट मीटरिंग इसी को बोलते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधी जो हमारा अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी 4th एशिया मिनिस्ट्रियल मतलब यानी कि मिनिस्ट्री हमारे गए, कॉन्फ्रेंस हुई टाइगर कंजर्वेशन संबंधित, ठीक है ना, बाघ संरक्षण संबंधित। चौथी एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने वहाँ पे गए और जो है काफ़ी बातचीत, जो 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कई सारी चीज़ों की समीक्षा करी कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम और टाइगर कंजर्वेशन में कमिटमेंट के अनुसार उन्होंने कई सारी बातें उस वहाँ पे बताई, ठीक। अच्छा, जो चौथा एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था भाई साहब, इसको जो है आपका आयोजन कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम। ये एक अलग फोरम है, हम अभी एशिया की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल टाइगर फोरम और गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया इसको मिलके जो है करा रहे थे। और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है आपका टाइगर रेज कंट्रीज का, जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उसका फाउंडिंग मेंबर्स है। कितनी कंट्रीज है? 12 कंट्रीज है। नाम आप लोग को बताने हैं कमेंट करके, ठीक। और ही अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द, वो मिनिस्टर जो हमारे थे उन्होंने बोला कि मलेशिया ने बड़ा अच्छा एक रोल मॉडल बनाया है कि जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, मान लीजिए ये टाइगर हैबिटेट है, रहने की जगह उसकी, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि रोड, जैसे कि आपका रेलवे ट्रैक। तो ये लीनियर है, मतलब सीधे सीधे जा रहे हैं, देख रहे हो पूरे इसको टाइगर हैबिटेट को इन्होंने बीच से काट दिया। तो इसमें भी जो है उन्होंने एक मॉडल तैयार किया मलेशिया ने, जिससे कि जो है मिटिगेशन मेजर्स कंजर्वेशन और बढ़िया हो गया। इसको बोला इन्होंने सेंट्रल स्पाइन एंड लैंडस्केप लेवल प्लानिंग, तो उसकी तारीफ करी गई, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्टर ने ये भी बोला कि हमें टाइगर एज कंट्रीज़ को वर्क करना चाहिए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अगर आपसे पूछा है कि किससे संबंधित है, तो टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को जो है फाइनल किया जाए, ऐसा हमारे मिनिस्टर जी ने कहा, जब हमारा अगला ग्लोबल टाइगर फोरम का या फिर ग्लोबल टाइगर समिट होगा तब। कहाँ होने वाला अगला? व्लादिवोस्तोक, रशिया में, ठीक। कौन से नंबर का है ये कमेंट करके बताइएगा। एक प्री टाइगर समिट हुई थी न्यू दिल्ली में 2010 में, जहाँ की ये कहा गया था कि हम टाइगर कंजर्वेशन पे काम करेंगे, ग्लोबल टाइगर समिट के लिए फाइनलाइज करना है, ठीक। और इसमें एक तो ये था भाई साहब कि 2022 जब आएगा तब तक हम अपने टाइगर की संख्या अपने अपने देशों में, टाइगर रेंज कंट्रीज़ में, अपने अपने देशों में टाइगर की संख्या को डबल कर लेंगे। तो भारत ने तो ये 4 साल पहले 2018 में ही कर लिया। और भारत ये कह रहा है कि हम जिस तरीके से हम लोगों ने टाइगर गवर्नेंस, टाइगर कंजर्वेशन किया अच्छे से, वैसे ही अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं बब्बर शेर के लिए, ठीक, डॉल्फिन के लिए, लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है, और स्मॉल वाइल्ड कैट्स के लिए। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि री इंट्रोडक्शन किया जाए चीता का हमारे यहाँ भारत में फिर से, ठीक। चीता पहले था, फिर एक्सीडेंट हो गया था। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि हमने जो है जो पैसा 2014 में था उसको भी बढ़ा दिया है, 2022 में अब 300 करोड़ रुपये जा रहा है। और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में, उनको 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको कि CATS कैट्स एक्रेडिटेशन का जो है अवार्ड भी मिल चुका है। और वो चाह रहे हैं कि और भी टाइगर रिजर्व जो है कैट्स एक्रेडिटेशन के अंतर्गत आए, ठीक। कैट्स मतलब एक तरीके की स्टैंडर्ड्स हैं जो कि देखते हैं कि टाइगर रिजर्व अच्छा है कंजर्वेशन के मामले में, और वो सारी चीज़ें, ठीक। तो ये आप देख लेना टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं बताइए, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, कितने हैं? और कैट्स एक्रेडिटेशन क्या चीज़ है? वैसे तो मैंने बताया, फिर भी थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि राशन बढ़ता है, ठीक, राशन बढ़ता है, तो राशन को केंद्र सरकार और स्टेट सरकार अलग अलग जो है अपना उसको प्रोक्योर करती हैं, ठीक। तो एक तो प्रोक्योरमेंट होता है गेहूं का और चावल का, ठीक। तो ये तो भैया स्टेट लोग जो है खुद ही कर लेते हैं, इसको बोलते हैं
डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, ठीक, स्कीम बोलते हैं, डीसीपी बोला जाता है। ठीक, बाकियों का जो है एफसीआई के जरिए आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत, वो एफसीआई के जरिए जो है कई जगहों से स्टोरेज कितना है उसके वहाँ प्रोक्योरमेंट कराती है। ठीक, तो अब यहाँ पे केंद्र सरकार ये कह रही है स्टेट वाली सरकारों से कि भाई साहब, जो तुम लोग के यहाँ स्टोरेज होता है एफसीआई देख रेख करता है, तो उन सारे स्टोरेज को अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी को हम जोड़ के एक सेंट्रल ऑनलाइन डेटा तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे कितना है जो है हमारे पास स्टोरेज, कौन सी चीज़ है और कहाँ पे ज़्यादा है, कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, काला बाजारी तो नहीं कर रहा है, और कहाँ पे कमी है तो जहाँ पे हम भेज दें दूसरी जगह पे जहाँ पे सरप्लस में हो। तो ये ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट इन द कंट्री ये चलाई, ये मतलब जो है बनाने की बात करी यार, ये सारे स्टेट के जो हैं इस तरीके के पोर्टल, उनको एकीकृत करते हुए एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाना है, इंटीग्रेट करते हुए। ठीक, और जितने भी आपके स्टेट हैं सबका मिनिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत वो लोग काम करते हैं, और उन सभी एमएसएसएस को जो है आपका जोड़ के एक कॉमन सेंट्रल पोर्टल बना दिया जाएगा, जिसमें कि कंप्यूट करेगा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितना स्टोरेज पॉइंट वाइज स्टॉक पोजीशन है, स्टैक वाइज, ट्रक वाइज, क्वालिटी वाइज। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, वितरण और सफल बनाया जाएगा अच्छे से, और जहाँ तक उम्मीद है मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमारी दक्षता, पारदर्शिता, स्टॉकिंग, स्टोरेज, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में ये बढ़ेगी, और जो है कॉस्ट ऑफ फूड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी कम होगी, क्योंकि हम लीकेजेस को ख़त्म करें, करप्शन कम होगा। ये भी यहाँ पर एक उद्देश्य रखा गया है। मॉनिटरिंग ऑफ फास्ट पेड डिसीजन मेकिंग हो सकेगी, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को बाय डेटा होगा तभी तो कर पाओगे। ठीक, कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जी रो रही थी कि हमारी जो झांकी है वो 26 जनवरी से आपने हटा दी, बल्कि उसमें तो हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में झांकी तैयार की थी। तो चलिए वो हटा दी गई, और वैसे तो डायरेक्टली कह नहीं सकते, लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उनका एक ग्रैंड स्टैच्यू को इंस्टॉल करेगी इंडिया गेट पे। ठीक, इंडिया गेट से संबंधित एक और न्यूज़ है भी बताऊंगा। तो अब ये ग्रेनाइट से बनी हुई स्टैच्यू होगी, और नेताजी की जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको जो है ट्रिब्यूट है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। और फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, और पूरा देश उनके जो है उनको जो है बहुत प्यार करता है। ठीक, और अभी खैर हालांकि ये स्टैचू तैयार नहीं हो पाई, तो एक होलोग्राम स्टैचू बना दी गई है, जिसको कि प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर देंगे 23 जनवरी को, जिस दिन उनका बर्थडे होता है। होलोग्राम वहीं जो है 4K के प्रोजेक्टर जो है 30,000 ल्यूमेंस के होंगे, वो सब दिखाएंगे, तो एक तरीके की वर्चुअल फिगर बनेगी। ठीक, और ये बाद में ऐसी जो है स्टोन की, ग्रेनाइट की इनकी स्टैचू लगाई जाएगी आपका इंडिया गेट के आसपास। इंडिया गेट में आप लोग को पता होगा कि अमर जवान ज्योति जो थी, उसको अब यहाँ से बुझाकर इंडिया गेट के ही परिसर में आगे जाके वॉर मेमोरियल बनाया गया है, वहाँ पे उसको जो है अब जलाई जाएगी। ठीक, तो बुझा के 50 साल से जल रही थी, अब बुझा के अगले अलग किया जा रहा है, और वॉर मेमोरियल पे चलाया जा रहा है, जहाँ पर तर्क सरकार के द्वारा, अभी वाली सरकार द्वारा ये दिया जा रहा है कि वहाँ पे सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी आहुतियों को देखा गया, लिखा गया, उनके बारे में बताया गया, तो हम इसको भी अलग क्यों करें, हम इसको साथ में जोड़ रहे हैं। खैर वो आगे न्यूज़ है, अब इसको विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये तो खैर स्टैचू के बारे में हो गया, कितनी लंबी कितनी चौड़ी, कौन सी 3D इमेज बनेगी, वो सब छोड़ दो, ग्रेनाइट की याद रखना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी का एक के नाम पर एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी होता है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड भी होता है, हर साल का होता है। इसको जो है 19, 20, 21, 22 सबके मिलाकर जो है 7 अवार्ड अभी प्रधानमंत्री जी देंगे, और ये जो लोग भी डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में ऑनर उनको दिया जाता है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन, सेल्फलेस सर्विस दी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन हो। ठीक, हर साल 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। अगर कोई संगठन है तो 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 5 लाख रुपए तक यहाँ पे अवार्ड में दिया जाता है। ठीक,
जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, कॉमर्स मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंडस्ट्री वाले, उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑपरेशन करना चाहते हैं, पारदर्शिता बनाना चाहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत। अब इसके नाम से आपको जो है खुलबली हो रही होगी कि भाई साहब ये है क्या चीज़। तो देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है NSWS, जो कि फैसिलिटेट करता है, सुविधाजनक बनाता है निवेशकों के लिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकें और अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक, आइडेंटिफाई और अप्लाई कर सकें अप्रूवल्स के लिए। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप एक निवेशक हो, आप जाओ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे, अलग अलग स्टेट में आपने देखा आप निवेश करना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को जो है आप अप्रूवल जो भी आप डाल रहे हो, आइडेंटिफाई करके अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो सारा प्रोसेस सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काम कर रही है। इसमें सपोर्ट करता है इन्फॉर्मेशन जो है 32 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का 14 स्टेट से। 6 स्टेट अभी और भी आगे इंक्लूड होने वाली हैं। इसमें नो योर अप्रूवल सर्विस भी दी जाती है। भाई जो निवेशक है उसको अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको पता भी होना चाहिए ना कि अप्रूवल कितना हुआ, कहाँ तक पहुँचा है। तो वो भी जो है यहाँ पे 544 अप्रूवल अभी लाइव हुए, और टोटल इसमें जो है 3259 अप्रूवल लिस्टेड थे। खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला अप्रूवल जो दिया गया NSWS पोर्टल के अंतर्गत 11 जनवरी 2022 को, वो मैसर CMR कटारिया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो कि व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी चलाता है खेड़ा गुजरात में। 67,000 व्हीकल्स को जो है स्क्रैप कर चुका है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सोशल इशू संबंधित। देखिए, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और केस में जो मुद्दा था वो ये था कि मान लीजिए कोई फादर है, ठीक, फादर की डेथ हो जाती है, उसने कोई भी विल मतलब नहीं लिखी है अपनी संपत्ति का, वसीयत नहीं लिखी, पता ही नहीं कुछ, तो उसकी अगर सिर्फ डॉटर बचती है, मतलब कोई सन नहीं है, ठीक, डॉटर बचती है, तो हम उठा के, ऐसा नहीं कि किसी जो है औरत को ना दे के किसी मतलब आदमी को दे दें, तो हम उठा के उसके चाचा वाचा को नहीं दे देंगे, इस बेटी को, बेटी के चाचा को, यानी कि फादर के भाई को। ठीक है ना, हम डॉटर को ही देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अब बताया है। हालांकि यहाँ पर कई सारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत कई सारे लॉ हैं, लेकिन फिर भी टाइम पर टाइम डॉटर से संबंधित जो है इनहेरिटेंस में काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं, और डॉटर्स को नहीं दिया जाता है, बल्कि किसी आदमी को दे दिया था। चाचा वाचा हड़प लेते हैं, सॉरी, मतलब चाचा वाचा जो है वो ले लेते हैं ज़मीनें। ठीक, तो यहाँ पे क्या गया, राइट ऑफ ए विडो मतलब विधवा और डॉटर to inherit self-acquired property or share received in partition of a corpusnary property of Hindu male dying intestate is well recognized in the old customary Hindu law। मतलब उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो हमारे पुराने पारंपरिक जो हिंदू लॉ हैं उसमें भी ये बात कही गई है कि बेटी या फिर विधवा को जो है मिलना चाहिए, हिंदू पुरुष के जो है अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसमें कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि मिताक्षरा लॉ, ठीक, या फिर व्यवस्थ चंद्रिका, एक डाइजेस्ट है हिंदू लॉ की, श्यामाचरण सरकार विद्याभूषण, उन्होंने बृहस्पति में यहाँ पे लिख रखा है कि वाइफ इज प्रोनाउंस सक्सेसर, ठीक, बीवी जो है को ही मिलना चाहिए वेल्थ उसकी हस्बैंड का, इन हर डिफ़ॉल्ट, अगर वाइफ नहीं है तो डॉटर को मिलना चाहिए। सन की तरह मतलब लड़के की तरह डॉटर भी मैन के प्रोसीड की मतलब तरह कई सारे जो उसके हाथ पैर होते हैं, सेवरल लिम्स होते हैं। तो देन फिर फादर की संपत्ति किसी और के पास कैसे जाए, ठीक, डॉटर को दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुक जिसका नाम है मनु, उसमें ये लिखा गया है कि सन ऑफ ए मैन इज इवन एज हिमसेल्फ एंड द डॉटर इज इक्वल टू अ सन, मतलब डॉटर एक तरीके से सन के बराबर है, और अगर कुछ ऐसा होता तो डॉटर को भी वैसे ही विरासत में ज़मीनें प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए जैसे कि ये किसी सन की तरह मिलती है। तो ये जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में बहुत ही अच्छा निर्णय आया है विरासत इनहेरिटेंस के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वहीं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 अमर जवान ज्योति। अब ये आपको पता है कि इंडिया गेट के परिसर में जल रही थी, और इसको जो है बुझाकर अब नेशनल वॉर मेमोरियल जो बनाया गया था 2019, वहाँ पर इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक, कुछ 100 मीटर जो है आगे बना हुआ ये, इसको अमर जवान ज्योति यानी कि इटरनल फ्लेम, कभी बुझी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने
दिसंबर 1971 में पाकिस्तानियों को पीटने के बाद, जब फिर आपका जो है ये बांग्लादेश बन गया, उसके बाद पाकिस्तानियों से सरेंडर कराया, तो रिपब्लिक डे 1972 को अमर जवान ज्योति को जो है जलवाया था आपका इंडिया गेट के नीचे। इसमें आप लोगों ने देखा होगा राइफल एक होती है, उसके ऊपर जो है आपका एक जो है हेलमेट सोल्जर का लटका रहता है, देखा कि नहीं देखा है ना। और फिर वो जो ज्योति उसके बगल में है वो जलती रहती है हमेशा। तो वो अब इसको जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया और अब इसको वॉर मेमोरियल के साथ में जोड़ दिया गया है। ठीक, किसकी याद में था? दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को पीटने के बाद रिपब्लिक डे 1972 को चलाया गया। तो 50 सालों से जल रही थी वहाँ पर। ठीक, इसमें ब्लैक मार्बल प्लिंथ था, सनोटैफ था, टूम था, अनोड सोल्जर का प्लिंथ में इन्वर्टेड L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल थी बेयोनेट के साथ में, और सोल्जर का वॉर हेलमेट भी था। कई बार देखा होगा यार, बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ जाकर, कई बार हम लोग जाते थे वहाँ पर। और इंस्टॉलेशन जो है इसमें 4 उर्न यानी कि कलश भी थे, 4 बर्नर भी को भी दिखाते थे। और नॉर्मल डेज में तो खाली एक ही जलता था, लेकिन रिपब्लिक डे वाले जैसे महत्वपूर्ण दिवस को चारों बर्नर जलते थे। अब जो है इट वाज नेवर अलाउड टू बी एक्सटिंग्विश, मतलब कभी भी उसको बुझने नहीं दिया गया था। अब बुझाया गया है इसको और वॉर मेमोरियल से जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग को हमारा 22 और 23 जनवरी का सेशन? जरूर कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट आंसर जरूर करिए जो मैंने आपसे पूछे हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।